वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस में कवर करने वाले हैं पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को। ये एक स्मॉल कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो कि बहुत सारे तरह तरह के काम करती है और अभी इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि इसको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब उसके रेवेन्यू का 5 गुना या फिर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन का भी 5 या 6 गुना का इसको नया प्रोजेक्ट मिला है और इनकी टोटल ऑर्डर बुक से बहुत बड़ा मतलब ज़्यादा बड़ा इनका अभी नया प्रोजेक्ट है। तो इसलिए आज इस स्टॉक में एक बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिला था और एक अच्छी खासी वॉल्यूम्स और वापस एक ये अच्छे लेवल्स पे देखने को मिला था। इसलिए हम लोग को लगा कि इसे स्मॉल कैप पावर कंपनी को हमें कवर करना चाहिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है। तो इसमें हम इसके बारे में जानेंगे, इसका पीयर कंपैरिजंस करेंगे, इनके बिजनेस को जानेंगे, फिनेंशियल्स को जानेंगे, की ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं, कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही थी, आने वाले टाइम के लिए आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या सोचता है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस आए, और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इस जो सबसे बड़ा जो 9,300 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट आया है इसको समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अभी तक अगर आपने हमारा ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। 5,000 से ज़्यादा लोग अब जुड़ चुके हैं उसमें। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू जा सकते हो या फिर आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है। चलिए, अब यहाँ पे आई है प्रेस रिलीज जो आज आया है 9,224 करोड़ का। इन्हें एक माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस का यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है जो कि CCL सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड से मिला है। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक कंपनी के साथ किया जाएगा, मतलब है ना AMR करके एक कंपनी है उसके साथ किया जाएगा। तो ये कुल मिला के एक ना कंसोर्टियम बना रहे हैं, एक सब्सिडरी बनाई जाएगी PMPL AMR करके, जिसके अंदर जो पावर मैक है उसका 76% स्टेक होगा और बचा हुआ जो 24% स्टेक है AMR का होगा। ठीक है, चलिए अब इसके पहले इसको समझ लेते हैं। अगर अपन देखेंगे जिसका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है 25 साल का है, प्लस इसको 10 साल से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो टोटल 35 ईयर्स का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अब कंपनी बोलती है कि ये हमारा एक न्यू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में एंट्री है, मतलब कंपनी ने इस तरह के काम पहले नहीं किए या फिर किए तो बहुत छोटे लेवल पे किए। ठीक है, अच्छा अभी अगर आप देखोगे ये कोल इंडिया की सब्सिडरी जिससे प्रोजेक्ट मिला है, तो अभी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होगा देखो। माइंस कभी अगर किसी ने आपने देखी हो ना तो माइंस में बहुत ज़्यादा है ना कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन का काम होता है ना, तो इसको अपन बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोकिंग कोल। अच्छा, ओवरबर्डन मतलब क्या होता है ना, जो कचरा वगैरह भाटे वगैरह होते हैं ना वो हटाने का काम, फिर उसमें से कुकिंग कोल वगैरह निकालने का, प्रोसेसिंग, क्रशिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल अप टू द वॉशरी ऑफ CCL। बेसिकली उस कोल को यहाँ पे माइन से ले जाके फैक्ट्री के उनके जो CCL का जो प्लांट है वहाँ तक ले जाने का काम इनका है। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी ने बताया अभी अगर अपन देखिए कोल एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी उस माइंस की कितनी है, रामागढ़ बोकराव डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, अगर आप देखोगे 105 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एनुअल मेट्रिक जो इसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन मेट्रिक टन की है। तो अच्छा खासा इनका प्रोजेक्ट है। अगर आप देखोगे 105 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये मैंने बताया कि 35 साल का प्रोजेक्ट था। चलिए, इसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखिए जो मैं बता चुका हूँ, ये कंसोर्टियम है 74% और 26% का। इसमें AMR को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टाइज देगा और यहाँ पे जो इनका पावर मैक है ये मटेरियल हैंडलिंग का काम करेगा। मटेरियल हैंडलिंग मतलब क्या होता है ना, अगर आपने देखा होगा कोल्स को इधर से उधर ले जाने का काम जो होता है ना, ये मटेरियल हैंडलिंग होता है। तो ये बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े बुलडोजर्स वगैरह लगते हैं, बहुत सारी मशीन्स लगती हैं जो कि करोड़ों रुपए की आती है। तो ये एक इनका बहुत बड़ा मेजर खर्चा होता है, या फिर खर्चा नहीं होता है तो या तो ये फिक्स कॉस्ट होती है या तो इनके खुद के होते हैं, प्लस या फिर ये है ना किसी और से उधार पे ले लेते हैं। मतलब कोई बड़ी कंपनी जैसे हो गया ना भारत अर्थ मूवर्स वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी जो अर्थ मूविंग कंपनीज होती है, उनसे यहाँ पे उधार पे लेके है ना ये काम करके देते हैं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें, और जो किशोर बाबू जो कि इनके फाउंडिंग चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बोला है कि ओवरऑल ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और मटेरियल हैंडलिंग वगैरह पे ये सारी बात करी है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो द प्रोजेक्ट विल एड मोर देन 400 करोड़ एनुअली टू आवर टॉप लाइन। समझ गए। अगर अपन देखेंगे इनका जो एनुअल रेवेन्यू था ना 1800 करोड़ का था, अभी उस पर 400 करोड़ का एडिशन हो जाएगा और ये अगले 25 साल तक होगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी अकाउंटिंग आपको पता है ये एक साथ नहीं होगी, ये हर साल 400 करोड़ की होगी। जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे होगा। मान लीजिए अगर काम कम होता है, जैसे बारिश के सीजन में काम कम हो पाता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ना रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये साइक्लिकल बिजनेस है। अगर आपको देखोगे तो ये सीजनैलिटी रहती है इस बिजनेस के अंदर, तो हमेशा अपने को ये चीज़ें
इसको YOY बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करना चाहिए। बाकी पावर मैक प्रोजेक्ट्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं पावर मैक्स के प्रोजेक्ट्स के बिजनेस को समझ लेते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारे है ना, बेसिकली वो काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर अपन देखेंगे इनके बहुत सारे बिजनेस है। अगर अपन देखें इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमिश्निंग ऑफ BTG BOP, बेसिकली ये अगर आप देखोगे ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑलिंग, रेनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स। इनका जो मेन बिजनेस था ना, इन लोग ने जब 1999 में बिजनेस चालू किया था तो इनका मेन बिजनेस था पावर जो प्लांट्स होते हैं उनकी तैयारी करना, उनको बनाना, उनका मेंटेनेंस करना, उनका रेनोवेशन करना, वो सारा काम होता है। ठीक है, तो ये सारी है। इनकी टोटल 10 कंट्रीज में आज की तारीख में प्रेजेंस है। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स कंपनी ने अपनी यहाँ पे जो ऑफरिंग्स है, सर्विस की ऑफरिंग्स है, अदर सेक्टर्स में ले चुके हैं। पेट्रोकेमिकल्स, स्टील प्लांट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्क्स, रेलवे वर्क्स। उसके अलावा अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट वगैरह का काम करती है। और उसके अलावा कंपनी में अगर आप देखोगे ह्यूज इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो अदर एवेन्यूज ऑफ एक्सपेंशन में अगर अपन देखेंगे इलेक्ट्रिकल, स्टील प्लांट, रोड्स, मटेरियल हैंडलिंग वर्क्स, ऑयल गैस सेक्टर में यहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी के नए प्लांट्स वगैरह आएंगे, कैपेसिटी एडिशन, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन आपको पता है कौन करता है? लिखिता इंफ्रा। क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस का बिजनेस यहाँ पे लिखिता इंफ्रा करता है। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वगैरह, बेसिकली जो बड़ी बड़ी अगर अपन देखेंगे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, यानी लोडा या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वाली जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, ये सारे काम करती है। तो इनके मेन बिजनेस ये थे और इनकी जो मेन डिपेंडेंसी है वो पावर प्रोजेक्ट्स पे। चलिए फिर भी एक बार बिजनेस को ओवरऑल अपन देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कंपनी के पास टोटल कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? 110 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से अगर आप देखोगे 10 प्रोजेक्ट्स आउटसाइड इंडिया है और 10 ही कंट्रीज में है। इनकी जो बिजनेस की लाइन ऑफ बिजनेस था मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इनकी अगर अपन देखिए पैन इंडिया प्रेजेंस है। ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में यहाँ पे इनका काम होता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो। अच्छा, फिर इनका मिशन विजन है जो कि एज अ शेयर होल्डर, ठीक है, मतलब क्या है वो तो सभी लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जर्नी ऑफ 3 डिकेड्स। पहले इन लोग ने क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले केवल ये पावर कंपनीज में, मतलब पावर प्लांट्स का काम करते थे। फिर इन लोग ने नॉन पावर बिजनेस को यहाँ पे चालू किया। ठीक है, उसमें बहुत सारे है ना बिजनेस वगैरह करते गए। अगर आप देखोगे इन लोग ने यहाँ पे FY19 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस किया था अपने नॉन पावर बिजनेस से। और अब ये जो बिजनेस आ गया है 3rd डिकेड जो अभी चल रहा है, इसके अंदर बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी ने अदर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मतलब नॉन पावर जो बिजनेस है ना उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है। अगर आप देखोगे पावर कंपनीज जो है थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जा रही थी, अगर अपन देखेंगे तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इनके जो मेन अगर अपन देखेंगे कस्टमर्स कौन कौन से, सबसे बड़ा इनका जो कस्टमर है, सबसे बड़ा और सबसे पहला कस्टमर है भेल। इनको जो सबसे पहला काम मिला था ना वो भेल से मिला था। भेल का रायगढ़ का प्रोजेक्ट था, वो कंपनी ने बनाया था। फिर GPEAC, उसके बाद यहाँ पे कंपनी को तरह तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते गए और IOCL से मिला है। फिर अडानी, सेप्को, BGR, CLP, इन सभी कंपनी से मिला है। ठीक है, फिर धीरे धीरे कंपनी यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन, नाइजीरिया वगैरह गई और अलग अलग तरह तरह के काम किए। NMDC से भी इनको काम मिला है, JSPL से भी मिला है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल इनका जो बेसिकली काम है ना, ये सारा स्टील और ये वाला सेक्टर पे है ना, स्टील और पावर सेक्टर। तो अपने को इसकी ग्रोथ तब पता पड़ेगी जब स्टील और पावर सेक्टर चल रहे होंगे। अगर अपन देखेंगे स्टील कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रही है, तो अपने को आने वाले टाइम में ये देखना है क्या ये वाली कंपनी आने वाले टाइम में नए प्रोजेक्ट्स ले पाती है क्या स्टील कंपनीज के। अगर अपन देखेंगे JSW से लेके JSPL तक सब अपने एक्सपेंशन में लगी हुई। वहीं पे पावर कंपनीज में अगर आप देखोगे सब बोल रहे हैं कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे। तो क्या पावर मैक इस कंपनी का इस पूरी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पा रहे हैं क्या? ये आने वाले टाइम में की ट्रिगर है जो अपने को ट्रैक करना है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ताकि अगर बाद में हम लोग आप हमारा वीडियो ना देखें तो भी आप बेसिस पे अपने खुद से बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज कर पाए। अच्छा, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का एस्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर आप देखोगे कितना कितना काम किया है ना, मतलब ये सारी चीज़ें कि इतने ये टन उठा लिए, वो टन हो गया, ये टन हो गया, ये फलाना ढिमका, ऐसे काम है ना। अब इसको आप जान के क्या करोगे, कितने कितने किलोमीटर की यहाँ पे पाइपलाइन बना ली है, कितने मेगावाट का O&M का बिजनेस कर लिया है। ठीक है ना, ओवरऑल यहाँ पे कंपनी का मैंने आपको बिजनेस समझाया ना, तो ये कंपनी काम कर रही है। बिजनेस ओवरव्यू वापस यही सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है जिसके अंदर बेसिकली ये डैम्स और कैनाल वगैरह का काम करती है। फिर हाइड्रो पावर एंड हाइड्रो वाटर में भी यही सारा काम होता है। हैवी फैब्रिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, जिसके अंदर ये बेसिकली बड़े बड़े स्ट्रक्चर और जो वो होते हैं ना पाइप्स वगैरह और उनकी लेइंग वगैरह करती है। फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेजर बिजनेस है। अगर आप देखोगे ओवरसीज बिजनेस है इनका अलग अलग तरह का, यहाँ पे जिसमें ये हाई प्रेशर पाइपिंग, स्ट्रक्चरल स्टील, कूलिंग वाटर सिस्टम वगैरह लगाती है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन का काम करती रहती है, तो और इंडस्ट्रियल सर्विसेज जिसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज़ मतलब बेसिकली आउटलुक कह सकते
तो ये कंपनी ने डिटेल्स दिए जहाँ जहाँ पे भी एक्सपेंशन चल रहा है। एनटीपीसी का एक्सपेंशन है, जेएसडब्ल्यू एनएमडीसी का एक्सपेंशन है, बक्सर में एक्सपेंशन चल रहा है, तो वो सारी सर्विसेज है। फिर एनटीपीसी, केपीसीएल, एससीसीएल और इन सब के यहाँ पे ओएनएम बिजनेस को यहाँ पे कैप्चर करेगी। फिर वहीं पे कंपनी ने और बहुत सारी चीज़ें बताई है, अलग अलग तरह की यहाँ पे वेयर हाउसेज, लार्ज फैक्ट्री बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का काम। बेसिकली है ना, ये कोई भी काम करने को तैयार है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर कंपनी बहुत सारे बिजनेस में, जैसे कि अगर अपन देखेंगे ये है कंपनी छोटी बट यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस में, अभी आप इसको एलएनटी नहीं कह सकते, एलएनटी तो बहुत बड़ा है ना। तो अभी अगर अपन लिखिता इंफ्रा को देखेंगे, वो केवल एक ही काम करती है, पाइपलाइन का, बट ये तो सारे काम करने को तैयार है। तो इनकी किसी भी पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टाइज और कॉस्ट एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है ना। इनके एबिटा मार्जिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहेंगे और किसी भी पर्टिकुलर में है ना इनकी एक्सपर्टाइज नहीं होगी। अभी एक्सपर्ट किसको बोलते हैं, जो वो सालों साल काम करता रहा है। लिखिता इंफ्रा 20-25 साल से एक ही काम कर रहा है ना, और उनका कोई यहाँ पे वो ओपिनियन भी नहीं है या आउटलुक भी नहीं कि हम किसी और बिजनेस में जाएंगे। बट यहाँ पे ये हर जगह हाथ फैला रहे हैं। हर जगह हाथ फैलाने से थोड़ी बहुत यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो बढ़ता ही है, अपना कंसंट्रेशन रिस्क कम होगी। बट यहाँ पे एक और जो चीज़ मैंने आपको बताई कि यहाँ पे कॉस्ट एडवांटेज और वो सब नहीं हो पाती है। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी ने बताई थी अलग अलग तरह की। तो ये सारे कंपनी के है ना, मतलब आने वाले टाइम में जो पावर और स्टील और इनमें जो काम हो रहा है ना, उस पर कुल मिला के ये चल रही है। फिर यही इनके अगर आप देखोगे तो ग्रोथ ड्राइवर्स है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स में क्या बताया गया है, ग्रोथ ड्राइवर्स में भी बिल्कुल वही सारी चीज़ें बताई है कि ना हम लोग जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन मिशन है, और एयरपोर्ट रोड वाले जो काम है ये सब भी करेंगे। मतलब ये कोई भी काम को मना कर ही नहीं रहे। ये सब इनने अपनी कंपनी के उसमें डिस्क्लोजर में सब डाल दिया है कि हम ये भी करने लग जाएंगे, वो भी करने लग जाएंगे। फिर इनकी जो बेसिकली रोबस्ट फिनेंशियल्स, ये इनके फिनेंशियल्स है ना रोबस्ट नहीं है, पहली बात तो है। एक तो नेटवर्थ भी नेगेटिव है जितना मुझे याद है, और इनका है ना ये लास्ट साल में तो लॉस मेकिंग थे। तो ये तो है ना रोबस्ट फिनेंशियल्स नहीं है, ठीक है। ओवरऑल बाकी कंपनी की एक्सपर्टाइज वगैरह वो सारी चीज़ें बताई है। बट अगर आप देखोगे मेर्क्यू क्लाइंटेल तो मैं बताऊंगा इनका बहुत जोरदार है, और ह्यूज एसेट बेस। बेसिकली इनके पास है ना 300 क्रेन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स है। तो ये मैं आपको बताया था ना कि उधार लेंगे या फिर है ना किराए पे लेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। और अगर आप देखोगे सर्विस प्रोवाइडर है ये, अगर आप देखेंगे ओएनएम में इनका बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो ये सारी चीज़ें। फिर अगर अपन देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अपने लिए कोई काम का नहीं है। अच्छा, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या होती है, इनकी क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये है ना तरह तरह के बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते रहते हैं। बेसिकली है ना जो कोई अगर मतलब कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको छोटी मोटी कंपनियों को खरीद लिया और वो सब टाई अप्स वगैरह करते हैं। फीजेबल और रिवॉर्डिंग वगैरह और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेसिटी और डिलीवरी वगैरह इनको बढ़ाया जाता है। वैल्यू एडेड सर्विसेज दी जाती है और कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाया जाता है। फिर जियोग्राफिकल प्रेजेंस बढ़ाया जाता है। अभी अगर अपन देखेंगे ये केवल ये झारखंड और उस तरफ ज़्यादा बिजनेस करते हैं। अच्छा, अगर अपन देखेंगे इनका जो ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर, यहाँ पे डिवीजन है कि कहाँ कहाँ पे काम होता है। जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, ये टू बी फुल्ली डेवलप्ड तो एक ही है जो है थर्मल और जो पावर सेक्टर है ना। उसके बाद हाइड्रो, स्टील और एक्सपोर्ट्स थर्मल और कैप्टिव पावर, ये इनके बेसिकली है ना ग्रोइंग बिजनेस है, अगर अभी पार्शियली डेवलप हो गए। और टू बी डेवलप्ड यानी ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स और बेसिकली पोर्ट्स का काम है जो ये अब एंटर करना चाहते हैं। ये किसके लिए दिखाया है, ये ओएनएम, ऑपरेशन मेंटेनेंस, या फिर अगर अपन देखेंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रेनोवेशन, और यहाँ पे एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। अभी अगर अपन देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील का बहुत बड़ा पावर प्लांट है। अब उस पावर प्लांट का यहाँ पे मेंटेनेंस करना पड़ता है, अपने को ग्रीसिंग वगैरह करते हैं ना अपनी घर पे मशीन्स का। तो वैसे ही मतलब बड़ी कंपनीज में बड़ी मशीन्स होती है तो बड़ा काम होता है, तो उसके लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है, तो वो काम ये करके देती है। फिर ग्लोबल फुटप्रिंट से मैंने बताया था इनकी 10 कंट्रीज में टोटल पहुंच है, जिसमें से ये मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा बिजनेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक क्लाइंट है एनटीपीसी, भेल, रिलायंस, सीमेंस, एलएनटी, टाटा पावर, तोशिबा, अडानी, सीजीपीएल, एनएचएआई, रेल निगम विकास लिमिटेड, ओएनजीसी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, आईओसीएल, पावर ग्रिड। मैंने आपको बताया था ना इनका सारा बिजनेस बेसिकली एनएमडीसी वगैरह भी इसमें है ना। तो इनका सारा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की ज़्यादा कंपनीज पे डिपेंड करता है। फिर बाहर के अगर क्लाइंटल्स देखते हैं तो सीमेंस वगैरह है, हिंडोई है, नोमैक है, गामा है, मित्सुबिशी है, और अलग अलग तरह की एलएनटी पावर कंपनी है। तो वो सारी चीज़ें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह ठीक है, अपने को उसमें इतना लेना देना नहीं है। अच्छा, टॉप प्रमोटर्स अगर आप देखोगे, प्रमोटर का जो स्टेक है यहाँ पे 63% है। बाकी यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, मैं आपको बता दूँ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड थोड़े टाइम पहले इसमें बाइंग भी कर रहा था, मतलब 650 के करीब उसने नया थोड़ा बहुत अपना स्टेक ऐड किया है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें सभी वो सारे हैं। और बाहर के कौन कौन से फंड है, तो इनमें से मोस्टली यहाँ पे सब एक दो कंपनीज बाहर की हैं, बट यहाँ पे कोई नाम ही बड़ा शेयर होल्डर नहीं है। म्यूचुअल फंड वगैरह को तो मैं गिनता ही नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो है ना छोटा छोटा स्टेक सब में लेके रखती है। बट यहाँ पे एचडीएफसी का अच्छा खासा स्टेक है 9%, जो कि अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कंपनी के EBITDA मार्जिन 10% है।
IRB का EBITDA मार्जिन है ना 40% है, और लिखिता इंफ्रा का EBITDA मार्जिन 20% है। आपको समझ गया ये कंपनी क्यों इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है ना। तो ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद रेवेन्यू मिक्स है, कंपनी कहाँ पे क्या क्या काम करती है। जो सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू आता है सिविल वर्क्स, जो कि कंस्ट्रक्शन से आता है। फिर यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है ना उससे आता है, मतलब O&M बिजनेस से आता है। अच्छा, ये कंपनी यहाँ पे लास्ट Q4 में है ना 36 करोड़ का इनने प्रॉफिट पुट ऑन किया था, और 3 करोड़ का Q3 में किया था। बाकी Q1 और Q2 तो भयानक रहे थे, ये लॉस में चली गई ओवरऑल कंपनी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी ने जो यहाँ पे लॉस है ना 46 करोड़ का लॉस बुट किया है। ठीक है, तो पैट की यहाँ पे बात करें, EBITDA यहाँ पे पॉजिटिव था, बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी। यहाँ पे रेवेन्यू इतने कम नहीं हुए जितना EBITDA कम हो गया। EBITDA तो मतलब अगर आप देख लो मतलब बचा ही नहीं है ना, और वहीं पे 131 करोड़ से रेवेन्यू सीधा जो प्रॉफिट था अपना कम हो गया। तो ये सारा बिजनेस था जो कम मतलब पूरा हिलता डुलता दिखाई दिया। अगर अपन देखेंगे जो इनका O&M का बिजनेस है वो एकदम स्ट्रांग रहा, इस बार भी उसने काम किया है। ठीक है, बट अगर आप देखते हो यहाँ पे जो सिविल वर्क्स है, सिविल वर्क्स का बिजनेस भी सही रहा है। इरेक्शन वर्क बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंशन, कोई नई प्लांट को डालने का काम है ना, इरेक्शन बोला जाता है। तो इरेक्शन तो किसी ने किया नहीं, बट अभी कंपनीज कर रही थी है ना, तो वो सारी चीज़ें। बाकी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। YOY में अगर अपन देखते हैं रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ थी, और मैं इसके बिजनेस को YOY देखूंगा, और Q1Q बेसिस पे भी कंपनी की ग्रोथ थी है ना। अगर अपन देखेंगे Q4 तो मतलब अच्छा खासा था। और EPS अगर अपन EBITDA मार्जिन की मैं बात कर चुका, पैट मार्जिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे ना पैट मार्जिन इनका 6% का पैट मार्जिन है। और अगर आप लास्ट ईयर के EPS को भी ले लो, चलो अगर अपन देखेंगे 89 रुपीज़ का यहाँ पे EPS है, तो भी अगर अपन इसका पी निकालने जाएंगे तो करीबन करीबन अपने को 9 या 10 का पी बैठ रहा है ना। और अभी तो लॉस मेकिंग है तो थोड़ा बहुत कम बैठेगा। तो वो सारी चीज़ें अभी तो मतलब पी निकल ही नहीं सकता। तो मैं आपको बता रहा था, आप इसका ये मान के चलो कि इसका जो पी है ना 9 के लगभग है, 9 के आसपास मान लो। ठीक है, अच्छा IRB का पी बहुत ज़्यादा है ना, वो उसके बारे में पीयर कंपेरिजन में कवर करेंगे। चलिए, ये सारी चीज़ हुई। फिर अगर आप देखोगे तो बाकी ये कंपनी का और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, बहुत लंबी परफॉर्मेंस बताइए कैसे कैसे इनका जो सिविल वर्क्स का बिजनेस है ना वो बढ़ता गया, और वहीं पे O&M का बिजनेस भी बढ़ता गया, और ये इरेक्शन वर्क्स जो है कंपनी जो शुरू से करती आ रही है वो चल रहा है। ओवरऑल कंपनी का यही काम है। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर अपन देखेंगे तो पिछले FY19 में भी काम ठीक ठाक रहा था, रेवेन्यू EBITDA मार्जिन भी ठीक ठीक रहे थे, बट यहाँ पे पुट है ना हिल डुल गए थे FY21 में। बट वैसे अगर आप देखोगे तो 12-13% का EBITDA मार्जिन ये लोग पुट कर देते, तो जो कि एक अच्छी बात है। देखो, जितनी छोटी कंपनी होती है ना उसकी प्राइसिंग पावर उतनी कम होती है। ठीक है, अगर आप देखोगे टाटा पावर या फिर अपन मतलब बड़ी की बात करते हैं, जैसे L&T की बात करें ना, तो उनकी प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। अगर अपन IRB की भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रेवेन्यू भी इनका लगभग अगर आप देखोगे तो 2700 करोड़ 2100 करोड़ का रेवेन्यू है। अभी यहाँ पे 1900 करोड़ हुआ था। बट यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है, आने वाले टाइम में एक तो इकोनॉमी रिवाइव हो गई है, तो ये रेवेन्यू के लेवल्स वापस आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे जो 2200-2100 करोड़ है ना, इस पे 400 करोड़ का तो ये नया जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका ही यहाँ पे रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना है ये प्रोजेक्ट कब चालू होगा। अभी तो अवार्ड मिला है, इसमें 1-2 महीने लगते हैं प्रोजेक्ट को चालू करने में, तो वो सारी चीज़ें। फिर कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी बताई है कंपनी ने, तो इसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे 1300 करोड़ की कंपनी थी, जो यहाँ पे 2200 करोड़ FY19 में बताया था। FY20 और इसमें थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस खराब रही थी। पैट की अगर मैं बात करता हूँ तो 75 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, फिर उसको 150 करोड़ तक लेके गई थी। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंपनी की टर्न अराउंड हो रही है। अब ये प्रोजेक्ट मिलने के कारण इनके सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो वो सब चीज़ें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। अगर अपन देखो इसकी बैलेंस शीट्स देखेंगे ना, तो इनकी जो बोरोइंग्स है मार्च 21 में इनके पास अच्छी खासी बोरिंग है 118 करोड़ की, और वहीं पे इनकी बुक्स में जो कैश पड़ा है, कैश में अगर अपन देखेंगे 14 और 50 करोड़ का कुछ कैश है। ठीक है, मतलब करीबन है ना 65 करोड़ कुछ यहाँ पे रुपए पड़े हैं, और इसके अगेंस्ट में 118 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। बट करंट बोरिंग्स अगर आप देखोगे तो 1234 करोड़ की है। तो यहाँ पे ये कंपनी आप डेब्ट फ्री भी नहीं बोल सकते, और नेट डेब्ट टू इक्विटी का जो रेशो होता है वो भी इसका ज़्यादा है। तो डेब्ट टू इक्विटी भी इसका कंपनी का ज़्यादा है। इसमें मोस्टली जो यहाँ पे रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो ट्रेड पेएबल्स और बोरिंग्स है, तो वो सारी चीज़ें जो कंपनी ने मतलब है ना क्या हुआ, सर्विसेज वगैरह ले ली और पैसा नहीं चुकाया, तो ये वो सब चीज़ें होती है। जनरली बड़ी कंपनीज में क्या देखा गया, अगर लोन होता भी है ना तो ये वाला लोन होता है। आप बैंक से लोन लो ना, आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है या फिर आपको लोन दे रहा है, तो मतलब आप पर इन लोगों का पैसा क्यों नहीं चुका रहे। यहाँ पे एक चीज़ समझनी चाहिए ना, मतलब जनरली ये नहीं होता है। तो मैं एक इंडस्ट्री का आपको वाइडर वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे बोरिंग्स क्यों हिले डुली है, या इससे पता पड़ता है कि कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े हिले डुले हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि है ना बोरिंग्स इस साल बढ़ी है, पिछले साल भी इतनी थी। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोरिंग्स है ना यही लेवल पे चलती, ये मतलब इनका हमेशा से रहा है। तो मतलब बेसिकली बैंक से नहीं लेते बट बाकी लोगों से लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या फ़र्क हो सकता है, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट बढ़ना पड़ता है। बट मान लीजिए मैंने अगर कोई सर्विस लिया और मैंने पैसा नहीं चुका है, मैंने बोला अरे यार 3 महीने बाद दे दूंगा,
तो ज़रूरी नहीं होता ना मैं उस पर इंटरेस्ट दूँ। बट बैंक को अगर आप मना करते हो तो बैंक को तो इंटरेस्ट देना ही देना है। तो यहाँ एक कंपनी अपना ना एक गेम खेल रही है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट की सेविंग कर रही है। कितनी मस्त मस्त बातें हो गई आज, है ना। मतलब मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि यार क्या क्या चीज़ें होती है कंपनी के अंदर। चलो, तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अच्छा खासा था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी ने कैश मतलब इन्वेस्ट करना है। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश नेगेटिव था, मतलब थोड़ा बहुत कंपनी ने पैसा वैसा अपना पे ऑफ किया होगा डेप्ट वगैरह को। बोरिंग्स देख लेते हैं पिछले साल से क्या बोरिंग्स कम हुई है क्या, तो लगभग है ना वही थी। तो बोरिंग्स तो कम नहीं हुई है, मतलब उसी लेवल पे था। ऑर्डर फ्लो है, कंपनी को पिछले साल 4,638 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले। अभी जो नया प्रोजेक्ट हो गया 9,234 करोड़ का, ठीक है, उसमें से आप मान लो 76% ही इनका है, बाकी तो दूसरे का है। तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, ये बिजनेस कहाँ से आया है अगर आप देख सकते हो, तो ये पावर नॉन पावर है। तो अभी भी यहाँ पे ना इनके जो पावर पे डिपेंडेंस है ना बहुत ज़्यादा है। नॉन पावर में अगर जाएंगे ना तो मज़ा आएगा। मतलब कंपनी एक्सपेंशन तभी करेगी जब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से न्यू बिजनेस में आएगी, तो ही मज़ा आएगा, ठीक है। फिर ऑर्डर बैकलॉग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर बैकलॉग मतलब क्या हुआ, ऑर्डर मिल गया है बट काम नहीं किया है। तो ये खराब बात नहीं है, बट इनको काम करना है ना। तो 7,333 करोड़ के आज की तारीख में 31 मार्च 2021 में 7,333 करोड़ के इनके काम बाकी थे जो इन्हें करने थे, लेकिन इन्होंने किए नहीं है। तो मतलब ये खराब बात नहीं है, ये कुछ टाइमलाइन होती है उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो ये बस ऑर्डर बैकलॉग बताया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इनके प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे फ़ोटो देखनी है क्या, तो ये इनके प्रोजेक्ट्स की फ़ोटो देख लो। अच्छा, मेरे को है ना मेरा थंबनेल बनाने में भी काम आ जाएगा, सही है। तो ये मस्त मस्त है ना, इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। और ये मतलब दूसरों के ही हैं प्लांट, इनके खुद के तो है नहीं इतने बड़े बड़े प्लांट। तो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन मेंटेनेंस का काम, ये आप देख लो, ये ऐसे होता है ना। तो ये बेसिकली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप बिज़नेस को समझो और ये सारी चीज़ें। अब अपन आ जाते पीयर कंपैरिजन्स पे बात कर लेते। मैंने जैसे कि बताया था इनके फिनेंशियल हिले डुल्ले बिल्कुल हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, एक तो पी रेशो मैंने बताया कि आप इसका 10 का मान लो, लॉस मेकिंग है बट मान लो। ईवी टू ईबिटा रेशो है ना बहुत ज़्यादा है, एक तो ये जो प्रॉब्लम है। बट प्राइस टू बुक रेशो बहुत कम है, मतलब है ना 615 इसकी बुक वैल्यू, और आज जो भाव चल रहा है 670 का भाव चल रहा है। मतलब अभी तो ये 700 रुपये के लगभग बंद हुआ था। तो वो सारी चीज़ें, और HDFC ने जो अपना स्टेक खरीदा है वो करीबन इसी भाव पे खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें, OPM वगैरह इनका कम है, मैंने आपको बताया था। और जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन वगैरह है वो इनका कम है ही। अच्छा, शेयर होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस है, प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया है ना, ये देख लो। बट यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, अच्छा, प्रमोटर लगातार अपने ना स्टेक बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लगातार अपना स्टेक बढ़ा रहा है, ठीक है, प्रमोटर राइजिंग स्टेक। और यहाँ पे FIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाना चालू किया 3 क्वार्टर से। DIIs में तो आपको पता ही है कौन कर रहा है, बट यहाँ पे एक DII कोई तो है जो मतलब HDFC के पीछे उल्टा खेल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड है जो यहाँ पे कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपना स्टेक बढ़ाया ही है। कुछ यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे अपना स्टेक कम कर लिया, जैसे कि IDFC है। पब्लिक में यहाँ पे कौन है बड़ा, कोई है क्या, तो यहाँ पे कोई खास बड़े लोग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, ओवरऑल ये था इनका चिट्टा बिट्टा। अच्छा, पीयर कंपैरिजन्स में अगर आप देखते हो तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे इनके जो, जैसे IRB से अगर अपन ले लें ना, IRB को देख लेते हैं, तो यहाँ पे IRB और LNT से देखो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो उसका पी पहले 50 का है, उसका प्रॉफिट मार्जिन 45 का है, उसका एक तो बुक वैल्यू भी अच्छा खासा है ना, ये अंडर वैल्यू कंपनी है। और वहीं पे प्राइस टू बुक रेशियो, EV टू EBITDA भी उसका कम है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं आपको बस जानकारी दे रहा हूँ कि कंपनी की क्या क्या सिचुएशन है। और इनका ROE और जो ROCE है ना वो भी सिंगल डिजिट में चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी आप कह सकते हो कि पीयर से ख़राब है, बट यहाँ पे क्या है, पीयर से मतलब ख़राब भी नहीं है अच्छी भी नहीं है, मतलब दोनों ही तरफ से। क्योंकि एक तो है ना लॉस में है, तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस कम है, तो लॉस में इसीलिए तो वैल्यूएशंस कम है। तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, गेम प्ले अभी क्या बन रहा है देखो, मैं अभी ना टेक्निकल चार्ट्स आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी टाइम इतना हो गया। मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। एक तो ये है ना लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको लेके नहीं रखना है, अभी अपने को एक सिंपल गेम खेलना है। यहाँ पे अभी 685 का स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन ये कल भी 700 के ऊपर रहता है तो यहाँ पे अपने को बाय करके चलना चाहिए। 750 के वापस लेवल देखने को मिलेंगे, जो आज लगभग हाई बनाया था ना 760 तक कुछ गया था। तो 750 के लेवल अगर वापस टेस्ट होते हैं तो फिर वापस एक और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे 800 850 रुपये तक के एक अपने को लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने को खेलना है ना, तो यहाँ पे अपन खेल सकते हैं, बट 685 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जनरली मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं बताता हूँ, बट मैं आज बता रहा हूँ ताकि ये अपने को है ना, एक तो थोड़ा रिस्की बैट है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, और ये जो जितनी भी जानकारी थी ये सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही किसी भी तरह का ट्रेड लें।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में हमें बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, क्या और चीज़ें इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और कौन सा हम अगला स्टॉक एनालिसिस कवर करें। और टेलीग्राम पे ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स के लिए, और ट्विटर वगैरह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं बाकी सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।